प्यारे बच्चों, नमस्कार। 21 मई की तारीख जो है वो सेव कर लीजिएगा, और बिल्कुल उसी तरह से सेव कर लीजिएगा जैसे आपका बर्थडे आता है और आप कई दिन पहले से रिमाइंडर लगाने लग जाते हैं कि 1 मंथ 29 डेज लेफ्ट, 28 डेज, 27 डेज। इस तरह से आप एक एक दिन का इंतजार करते हैं कब वो दिन आए और कब जो है हम सेलिब्रेट करें। ये एग्जाम एक सेलिब्रेशन है। आपको बेसब्री से इंतजार होना चाहिए, और उसके लिए जिस तरह से आप उस बर्थडे के लिए, आप आने वाली कोई पार्टी के लिए किस तरह से पूर्व तैयारियां करते हैं, बिल्कुल उसी इंटरेस्ट के साथ इस 21 मई की भी पूर्व तैयारियां कर लीजिएगा आप लोग। ये जो मौका है ना बेटा, जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा। ये उम्र जो है वो ऊर्जा का भंडार होती है। असीम ऊर्जा होती है इस उम्र में, और इस उम्र में इस असीम ऊर्जा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उसको कहाँ वेस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनर्गल कार्यों में आपने एनर्जी को वेस्ट किया, जिंदगी भर पछताएंगे। अरे वो समय था, कुछ कर लिया होता तो ठीक था। खैर, उसी ऊर्जा के भंडार की बात आज करेंगे, और उस ऊर्जा का भंडार जो है, स्टार्टिंग की बात करें तो आधारिक संरचना। ऊर्जा के उत्पादन के लिए उसका बेस तैयार होना चाहिए, आधारिक संरचना तैयार होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। आज इसका अध्ययन हम करेंगे। कोई भी ऊर्जा, चाहे वो विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, कुछ भी है, क्या उस ऊर्जा के बिना कोई भी उत्पादन संभव है? नहीं। आपको यातायात की सेवाएं लेनी, यातायात की सेवाएं, परिवहन की सेवाएं, तो क्या सड़क मार्ग विकसित किए बिना, क्या रेल मार्ग विकसित किए बिना आप यातायात कर पाएंगे? समुद्री यातायात आपको करना है तो वहां के रास्ते विकसित किए बिना क्या आप यातायात कर पाएंगे? एक जगह से दूसरे स्थान पर आप जा पाएंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप सामान का ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे? नहीं। हमें अच्छी सुविधाएं चाहिए, मानव शक्ति अच्छी तैयार चाहिए, अच्छी मानव शक्ति तैयार चाहिए, स्वस्थ। तो क्या हॉस्पिटल्स वगैरह जो हमारे हैं, उनके बिना क्या हमें स्वस्थ मानव शक्ति मिलेगी? आपको अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे काम करने वाले चाहिए, तो क्या स्कूल कॉलेज के बिना अच्छे एजुकेटेड पर्सन आपको मिलेंगे? तो मैं आपको यही कहूंगा, जितने भी प्रश्न हमने खड़े किए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर होगा ना। तो ये जो सेवाएं हैं, ये जो उत्पादन है, इनको करने के लिए कुछ चीजें बेसिक जरूरत पड़ती है, कुछ आधारिक चीजों की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं को हम कहते हैं आधारिक संरचना। उन्हीं को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित जहां पे होगा जिस देश का, वो देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना की परिभाषा। यानी किसी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी स्टॉक है, उसके उस भाग को जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक होता है, उसको हम आधारिक संरचना कहते हैं। सेवाएं प्रदान करने के लिए जो भाग सबसे जरूरी होता है, यानी सेवाएं चाहिए आपको किसकी बेटा? परिवहन की। जो भाग सबसे जरूरी है, मैं अगर बात करूं
तो सड़क। तो परिवहन की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सड़क जो क्या है, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत है, अच्छे एजुकेटर की जरूरत है, तो उसके लिए पहले उसको अच्छी एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। और एजुकेशन की सेवाएं कहां से आएंगी बेटा? अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से। वो क्या है? आधारिक संरचना है। वो क्या है बेटा? आधारिक संरचना है। और भारत में आधारिक संरचनाओं की अपर्याप्तता है बेटा। भारत में आधारिक संरचनाओं की अपर्याप्तता है। भारत में आधारिक संरचना काफी हद तक अपर्याप्त है, और इसीलिए भारत जो है विकसित राष्ट्रों के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पाता है, विकसित राष्ट्रों के साथ खड़ा नहीं हो पाता है। तो जरूरी है कि भारत में जितनी भी आधारिक संरचनाएं हैं उनका पूर्ण विकास हो। और उसका रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है भारत की सरकारें जो हैं, जितनी भी सरकारें रही हैं, वो आधारिक संरचना पर जीडीपी का बहुत कम हिस्सा खर्च करती हैं। याद रखिए कि लगभग जो है जीडीपी का 5% हिस्सा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है। लगभग कितना खर्च किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर? जीडीपी का 5% हिस्सा। जबकि चीन की बात हम करें तो चीन में जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है। और अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में 14% के लगभग जो है वो खर्च किया जाता है। और भारत में कितना किया जाता है? 5%। और ग्रामीण क्षेत्र जो है उनमें तो बहुत ही बुरा हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। वहां पे आधारिक संरचना की उपलब्धता बहुत कम है। ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 80 से 90% लोग जो हैं, 80 से 90% लोग आज भी खाना बनाने के लिए जैव ईंधन का प्रयोग करते हैं। जैव ईंधन का मतलब जीवों से प्राप्त होने वाला ईंधन, जानते हो ना? जीवों से प्राप्त होने वाला ईंधन, छाना गोष्टा। आज भी दूध गर्म करने के लिए गोबर के कंडे, उपले, छाना गोष्टा, आरम गिर के ये करें। खेत में से लकड़ी लाएंगे, वो जलाएंगे। कृषि अवशिष्ट जो है, खेती के अवशिष्ट हैं, वो लाएंगे। शिशु काट ली, दासा पाड़ के लाऊंगा। भाई बेटा पढ़ लो। मम्मी कहेगी बेटी पढ़ ली है ना त्रिशा, पढ़ ले बेटा, लेकिन पहले है ना सिरसों काट ली, दासा सारे खेत में खड़े हैं और लाना है। तो ये जो है हमारे भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी स्थिति है। ईंधन की मूलभूत जरूरत है, जल की मूलभूत जरूरत है, अन्य बुनियादी जरूरतें हैं, उनके लिए भी हमको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। एक समय था जब पानी के लिए भी मटके जो है सिर पे रख के जो है वो लाने पड़ते थे। आज पानी की भी पर्याप्तता जो है वो नहीं है। पेयजल के लिए अधिकांश लोगों को तालाब पे डिपेंड करना पड़ता है, अपने कुएं पे डिपेंड करना पड़ता है, कहीं किसी क्षेत्रों में नहरों पे डिपेंड करना पड़ता है। नल का पानी जो है वो उपलब्ध नहीं होता है, टैप वाटर उपलब्ध नहीं होता है। और बहुत कम क्षेत्रों में, लगभग कहूं कि देश के लगभग 24%, सॉरी 40 नहीं, 24% परिवारों को ही टैप वाटर या नल का पानी उपलब्ध होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाएं जो है वो बहुत कम है। लगभग 6% लोगों को सफाई सुविधाएं उपलब्ध थी नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार। और भारत के अन्य देशों के साथ जब हम तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि भारत जो है आधारिक संरचना के मामले में काफी पीछे है।
देखिए बेटा, हमने ये कहा कि भारत जो है वो आधारिक संरचना के मामले में काफी पीछे रहा। तो हाँ, दूसरे देशों से जब हम तुलना करें तो भारत और अन्य देशों के साथ 2020 के आंकड़े हैं कि भारत में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल प्राप्त करने में कितना प्रतिशत जो है वो 97% भारत में जो है ना शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल प्राप्त होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 95%। और इंटरनेट की जो उपलब्धता है भारत में वो केवल 34.5% लोगों को जो है वो इंटरनेट की उपलब्धता है। रेल लाइंस की बात करें तो 68,525, हालांकि आंकड़े थोड़े बहुत 21-22 में चेंज हुए होंगे, इतना किलोमीटर कुल रूट जो है वो रेलवे लाइंस का है। और मोबाइल फोन जो है वो 100 व्यक्तियों पर 83.6% जो है वो मोबाइल फोन, अगर 100 व्यक्ति देश में हैं तो 83.6 लोगों के पास जो है मोबाइल फोन है। ये है। और इसी प्रकार पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें, अगले एक चैप्टर में हम पाकिस्तान और चाइना से कंपेयर करेंगे, तो पाकिस्तान में शहरी क्षेत्रों में 96.5% लोगों को जल प्राप्त होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में 92.5, चीन में जो है वो 17.7। और रेल लाइंस जो है, सॉरी क्या बोल गया, इंटरनेट के मामले में पाकिस्तान का हाल जो है इंडिया से बहुत बुरा है, 17.07। रेलवे लाइंस के मामले में भी पाकिस्तान का बुरा हाल है, और मोबाइल फोन के मामले में भी बुरा फोन हाल है। रेलवे लाइंस का अगर हम बात करें तो रेलवे लाइन में इंडिया की स्थिति काफी अच्छी है काफी देशों से। अगर चाइना को छोड़ दें हम तो भारत की स्थिति जो है वो काफी बेहतर है। तो ये जो है हमारा ये तालिका में दिया हुआ है कि सुरक्षित जल उपलब्ध करवाने में भारत जो है वो सिंगापुर, कोरिया वगैरह से, इंडोनेशिया से भी पीछे है कुछ मामलों में। रेल लाइंस के मामले में चीन को छोड़ दें तो बाकी देशों से अच्छी स्थिति है। और आजकल जो है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र जो है वो भी काफी इस क्षेत्र में आने लग गए हैं, तो इसका काफी फायदा जो है वो देश को मिला है। अब हम बात करें आधारिक संरचना के प्रकार। आधारिक संरचना के प्रकार, आधारिक संरचना के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दो प्रकार का जिक्र हम यहां पे करेंगे, एक तो आर्थिक आधारिक संरचना, और दूसरा सामाजिक आधारिक संरचना। सामाजिक आधारिक संरचना, दो प्रकार की आधारिक संरचना का अध्ययन करेंगे, आर्थिक आधारिक संरचना और दूसरा सामाजिक आधारिक संरचना। आर्थिक आधारिक संरचना वो संरचना है जिसमें आर्थिक परिवर्तन होते हैं। आर्थिक परिवर्तन से संबंधित सारे के सारे तत्व जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए पावर है, आपका विद्युत वगैरह है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जैसे वो है। परिवहन है, इससे हमारा आर्थिक विकास होता है। संचार के माध्यम हैं, इनसे आर्थिक विकास होता है, परिवहन से, संचार से, पावर से, क्योंकि उद्योगों में चाहिए ना, उद्योगों में इनकी जरूरत पड़ेगी, उद्योगों में इनकी जरूरत पड़ेगी, उद्योगों में पावर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो आधारिक संरचना के तत्व हैं, ये किस प्रकार की आधारिक संरचना के तत्व हैं? आर्थिक आधारिक संरचना के हैं। और सामाजिक आधारिक संरचना का मतलब जिनसे सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। यानी जैसे आपको अच्छे सिविलाइज्ड पर्सन बनाना है, अच्छे सुसंस्कारी नागरिक आपको बनाना है, तो आपको अच्छी एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। अच्छी एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? आपको स्कूल से मिलेगी। और कहाँ से मिलेगी? टीचर्स से मिलेगी। कैसे टीचर्स से मिलेगी? कौन से टीचर्स से मिलेगी? समझ रहे हैं? आप जो समझ रहे हैं मैं वही बात कर रहा हूं। तो आपको अच्छी हेल्थ की जरूरत पड़ेगी। अच्छी हेल्थ के लिए आप कहाँ जाएंगे? आपको हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना? अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे प्रकार जो है वो सामाजिक आधारिक संरचना में
जिसमें सामाजिक परिवर्तन होते हैं। आपके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है, डिस्पेंसरी है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपकी सामाजिक आधारित संरचना के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। मेरे हिसाब से काफी क्लियर होगा। अब एक केस स्टडी की बात करते हैं। किसके बारे में? ऊर्जा और स्वास्थ्य के बारे में डिटेल करेंगे इसकी। ऊर्जा और स्वास्थ्य के बारे में हम जो है वो देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं एनर्जी या ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो आपका जो आधारिक संरचना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हर जगह ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आप कोयले का उत्पादन करें, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। रेलगाड़ी चलाएंगे, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। आपके हवाई जहाज है, आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। मैं जो काम कर रहा हूं, जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूं, वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास प्रिंटर पड़ा है, इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऊर्जा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब पीछे हमने जिक्र कर चुके हैं कि ऊर्जा नहीं तो कुछ भी, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। उस गाने में जो है ना, तेरे बिन कुछ भी नहीं, वो तेरे बिन जो है ना, वो किसी लड़की के लिए नहीं कहा गया है, वो ऊर्जा के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया बेटा? ऊर्जा के लिए। है ना? वो फिल्म की हीरोइन के लिए नहीं कहा गया है, निमित्त मात्र बनाया है हीरोइन के लिए। बाकी बहुत संस्कारी हमारे हीरो हैं, वो सब बात जो है वो बहुत गूढ़ बातें करते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं। वो तो एक निमित्त मात्र बनाया कि हीरोइन को देख के कह रहा है, बाकी एक्चुअली कह रहा है किसके लिए? ऊर्जा के लिए, कि तेरे बिन कुछ भी नहीं। है ना? तो ऊर्जा, दो प्रकार की ऊर्जा की बात करेंगे बेटा हम। एक तो कमर्शियल, जिसको कहते हैं कि वाणिज्यिक ऊर्जा। वाणिज्यिक ऊर्जा, कमर्शियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? कमर्शियल एनर्जी। और दूसरी होती है गैर वाणिज्यिक, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, जिसको कहते हैं नॉन कमर्शियल ऊर्जा। यानी ऊर्जा का वो रूप जो कमर्शियल होता है या वाणिज्यिक होता है या व्यापारिक होता है, और वो रूप जो व्यापारिक नहीं होता। ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत ऐसे हैं जिनका व्यापार नहीं किया जाता या बहुत कम बेचा जाता है। जैसे हमारे घरों में लाने वाली लकड़ी, लीकड़ा लियावा खेत में लियावा, गैर वाणिज्यिक, वो व्यापार के लिए नहीं। कृषि अपशिष्ट जितने भी हैं, सरसों का दासा, वो गैर वाणिज्यिक है। छाना गोष्टा, उपला कंडा, गैर वाणिज्यिक है। ये सारी, जाटी का लीकड़ा, ये गैर वाणिज्यिक है। जलाने के लिए इस प्रकार की जो चीजें हैं वो गैर वाणिज्यिक है। जो लगभग जो है निःशुल्क प्राप्त हो जाते हैं, या फिर छोटी मोटी चीज जो है वो स्थानीय बाजारों में भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैसे दिए बिना प्राप्त नहीं होती, खेतों से प्राप्त नहीं होती। आपको आपके खेत का इंजन चलाने के लिए, आपके घर का इंजन चलाने के लिए, किसी मशीन का इंजन चलाने के लिए डीजल की जरूरत पड़ेगी। जाए भाई, लिया अपने खेत में डीजल है, खोद लिया, खोद के ले आएंगे क्या? ना, इसके लिए आपको पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा बेटा जी। इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। पेट्रोल की जरूरत है, आपको जाना पड़ेगा। कोयले की जरूरत है, कोयला कौन सा? जो उद्योग धंधों में काम आता है ना? कोई यूं नहीं कह दे कि मैं लकड़ी बाल के कोयला माला चूल्हा में निकलेंगे, मैं कोयला कर लेंगे। नहीं, उस कोयले की बात हम नहीं कर ले। प्राकृतिक गैस की बात करें, वो भी हमको जो है फ्री में नहीं मिलती। और बिजली,
ये बड़ी खतरनाक होती है, ये भी फ्री में नहीं मिलती। तो ये जो स्रोत हैं ये गैर वाणिज्यिक हैं, कॉमर्शियल हैं। कॉमर्शियल का मतलब व्यापारिक हैं, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत, इनको जो है हम देखेंगे अभी। ये आ गए आपके 3 अंतर हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके सामने है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, अरे नहीं 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 नहीं, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर आ गए ना, ये भी नहीं है, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जे आ गया। अब जो है वाणिज्यिक स्रोत जो है ना बेटा जी, वो आ गए घटक। कौन कौन से घटक हैं वाणिज्यिक, यानी कहां से प्राप्त होते हैं वाणिज्यिक? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और बिजली। बिजली, ये इसके घटक हैं। और गैर वाणिज्यिक, जिनको खरीदा बेचा बहुत कम जाता है, ईंधन की लकड़ी, जट्टी का लीकड़ा, किक्कर का लीकड़ा, पिप्पल का पीपल का लीकड़ा, आपने कौन बाला करें, बड़ा अच्छा पेड़ है ना, उसको हमने धार्मिक आध्यात्मिक रंग देके उसके संरक्षण किया है ना। हमको ऐसे कह दिया कि पीपल की लकड़ी जो है ना, वो शुभ को न्योन जलाया कौन करा करें, चुल्लम कौन बाला करें। इसके पीछे बड़ा रीजन यही है कि ये बहुत काम का पेड़ है और बहुत उपयोगी पेड़ है। इसको कैसे बचाया जाए, इसके पीछे लॉजिक ये रहा है। पशु अवशिष्ट, पशुओं से प्राप्त होने वाला अवशिष्ट, कौन सा अवशिष्ट प्राप्त होता है पशुओं से? गोबर। और गोबर से क्या बनते हैं? जो भी बनते हैं। कृषि अवशिष्ट, खेतों से जो है जो प्राप्त होने वाली लकड़ियां वगैरह हैं, आपका दांसा, लीकड़ा, है ना, तूड़ो, यहाँ की चीज जो है वो आपकी गैर वाणिज्यिक। इसका वाणिज्यिक जो प्रयोग हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका प्रयोग किसमें किया जाता है? औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है और व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। और गैर वाणिज्यिक इनका उपयोग किसमें किया जाता है? घरेलू और उपभोग उद्देश्यों के लिए, घरों में इस्तेमाल किया जाता है और कंज्यूमेबल जो चीजें हैं उनमें उपयोग किया जाता है। और ऐसी वस्तुओं की प्रकृति जो है, इनका बाजार होता है और इन वस्तुओं की होती है बेटा क्या? कीमत। इनका क्या होता है? बाजार होता है और इनकी क्या होती है? कीमत। क्या होती है बेटा? कीमत होती है इनकी, है ना। और इन वस्तुओं की प्रकृति, ये गैर वाणिज्यिक ऊर्जा वाली वस्तुएं हैं, लगभग जो है वो फ्री में मिल जाती हैं और कोई जाना पहचाना बाजार नहीं होता। ठीक है, कोई कोई जी डोल जब मैं तो मेरी लकड़ी बेचूंगा, है ना, मैं पीसाम जो है ना छाना बेचूंगा, और हमारा तो गोबर का भी पीछा लगे। तो वो जो है वो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, ये हो गया इनमें अंतर। ठीक है बेटा जी। अब आगे चलते हैं हम। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो हैं जिनका हम पुराने समय से उपयोग करते आए हैं और जिनके बारे में हमको पूरी जानकारी है। समझे? ऊर्जा के परंपरागत या पारंपरिक स्रोत वे स्रोत हैं जिनका हम पहले से उपयोग करते आए हैं पुराने जमाने से, और हमको इसके बारे में पूरी जानकारी है। चाहे कोयले की बात कर लो, चाहे पेट्रोल की बात कर लो, पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी हैं, प्राकृतिक गैस की बात कर लो, बिजली की बात कर लो, हम काफी समय से इनका उपयोग करते आए हैं और जिनके बारे में हमको पूरी जानकारी है। और दूसरा, गैर परंपरागत स्रोत वो स्रोत हैं जिनकी जानकारी अभी
थोड़े दिन पहले ही हुई है, जिनकी जानकारी थोड़े दिन पहले ही हुई है, जिनकी खोज हाल के वर्षों में हुई है, थोड़े दिन पहले, और जिनकी लोकप्रियता जो है ना अभी पॉपुलर इतने हुए नहीं है। हाँ, आ गए हैं हमारे बीच में, लेकिन अभी तक इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें सोलर एनर्जी की। सौर ऊर्जा का नाम सुना है ना बेटा? बहुत सारे यहाँ घरों में या खेतों में सौर प्लेट लगी हुई हैं, सोलर प्लेट लगी हुई हैं। लेकिन ये अभी कुछ दिन पहले ही आया है। पॉपुलर है क्या इतना? सब खेतों में, सब घरों में है क्या? नहीं है। पवन ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, वायु ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, पवन चक्की वगैरह लगा के उनसे ऊर्जा का करें। बायोमास की बात कर लें, बायोगैस की बात कर लें, बताऊंगा मैं इनके बारे में और डिटेल, बायोगैस बायोमास क्या है। तो ये जो है ये आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। कौन कौन से? आपकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास है, बायोगैस है, ये सारी की सारी नॉन कन्वेंशनल है। अब इसके अंतर्गत परंपरागत और नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन से आते हैं अभी और डिटेल देखेंगे। परंपरागत में सबसे पहला आता है कालियो। हु इज कालियो? अब तेरा क्या होगा रे कालिया? कालिया नहीं, कोयला। सबसे पहला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कोयला सबसे महत्वपूर्ण है। 1950-51 में 1950-51 में 328 लाख टन कोयले का उत्पादन जो है वो देश में होता था, और 2020-21 में ये जो है बढ़ के हो गया 7161 लाख टन, उत्पादन बढ़ गया। और ये बताया जाता है कि भारत में जो कोयले का कुल सुरक्षित उत्पादन है वो 319 बिलियन टन है। 319 बिलियन टन ये कुल सुरक्षित भंडार है। ये क्या है बेटा? कुल सुरक्षित भंडार। अब आप सोच रहे होंगे अभी ऊपर तो ये बताया है, अब यहाँ पे ये तो निकाला गया था, खोद के निकाला गया, माइनिंग करके 328 लाख टन निकाला गया। 2021 में कितना निकाला गया? 7161 लाख टन का उत्पादन हुआ है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, जहां से हमने खोद के निकाला माइंस में से, वहां पे जो कुल भंडार है देश का वो 319 बिलियन टन है। ये सुरक्षित भंडार है। और ये माना जाता है कि भारत में कोयला सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं भारत के, उनमें 67% जो है वो कोयले से प्राप्त होते हैं। यानी इतना ऊर्जा के भंडारों में 67% कोयले का उपयोग किया जाता है, 33% में बाकी जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा वगैरह जितने भी हैं वो किए जाते हैं। अब कोयले के मुख्य उपभोक्ता कौन है? हु आर द कंज्यूमर्स ऑफ कोल? यानी कहां कहां जाता है कोयला? सबसे पहले जाता है कोयला ताप विद्युत स्टेशन में। कहां कहां जाता है? ताप विद्युत स्टेशन में। बिजली बनती है जिसको जिसको कहते हैं ना थर्मल पावर स्टेशन। कौन सा स्टेशन? थर्मल पावर स्टेशन। यहां पे जो है कोयले के प्रयोग से बिजली बनाई जाती है। पहले उपयोग पानी से बिजली बनाने का था, लेकिन उसकी कुछ व्यावहारिक दिक्कतें, कुछ महंगा होना या और भी जो कारण है आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अब ज्यादा जोर किस पे दिया जाता है? थर्मल पावर पे। दूसरा कहां जाता है कोयला? स्टील प्लांट में जाता है। कहां जाता है बेटा? स्टील प्लांट जो है वहां पे कोयले का मशीनें चलाने के लिए कोयले का उपयोग होता है। सीमेंट के जो कारखाने हैं उनमें कोयले का उपयोग होता है। आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक जिनको हम कहते हैं, यूरिया, डीएपी, उनके जो कारखाने हैं उनको तैयार करने में कोयले का उत्पादन होता है। आप देखेंगे आपके आस पड़ोस में ईंट के भट्टे हैं, उन भट्टों में भी क्या जाता है? कोयला जाता है। ये कोयले के मुख्य उपभोक्ता हैं। आप सोच रहे होंगे मेन तो रह ही गया, हमारे घरों में जो है कोयला इस्तेमाल होता। घरों में बेटा लीकड़ा बड़ा है ना, कोई कोयले का इस्तेमाल करते नहीं है। ताप विद्युत स्टेशन में जाता है, स्टील प्लांट में जाता है, सीमेंट में जाता है, उर्वरक में जाता है और ईंट के भट्टों में जाता है। लगभग ये सारे के सारे
आ गया, और एक और रह गया, हालांकि अब नहीं होता है, पहले होता था रेलवे। रेलवे में एक जनो कोयला गिरा जाता और कोयले से रेल चलने वाली, और छुक 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 रेल चली भाई रेल चली, ऐसे बच्चे गाते थे ना। और वो उसके ऊपर से निकलता था बहुत सारा धुआं। अगर रेलवे स्टेशन पर कोई दौड़ियो खड़े हो गो तो 5 मिनट बाद में काली हो पावे, समझे। तो वो धीरे धीरे जो है वो रेलवे इंजन जो है वो आजकल तो बिजली वाले विद्युत वाले इंजन आ गए हैं और डीजल वाले इंजन चलने लग गए हैं, इसलिए इसमें रेलवे में इस्तेमाल कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था। ये तो हो गए कोयले की बात, है ना बेटा जी। लेकिन भारत का जो कोयला होता है ना उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। अब क्वालिटी का कैसे पता करें कि क्वालिटी अच्छी कौन सी होती है कोयले की, जो साफ सुथरा चमके दौड़ो दौड़ो है वो के। अब दौड़ो ही होगो जो पाचे किसो कोयलो, कोयलो तो बेटा कालो ही है वो, है ना। कोयला जो है अच्छी क्वालिटी का उसको कहते हैं जो ऊष्मा या ऊर्जा तो दे ज्यादा, हीट तो दे ज्यादा, और राख और धुआं दे कम, राख और धुआं दे कम। और भारत में जो कोयला है ना उसकी स्थिति यह है कि एनर्जी तो देता है कम और राख और धुआं देता है ज्यादा। इसलिए बढ़िया कोयले के लिए हमें आयात पर निर्भर करना पड़ता है, हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं बढ़िया कोयला का। हालांकि इंडिया में बहुत ज्यादा कोयला होता है, लेकिन जो है हमें बाहर से उसको मंगवाना पड़ता है, अन्य देशों से आयात किया जाता है। ये तो हो गया पहला स्रोत परंपरागत स्रोत का। और दूसरा है पेट्रोलियम। दूसरा कौन सा पदार्थ है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसमें मुख्यतः ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ हमारे यहाँ पे उत्पादन बहुत कम है, इसलिए हमें ज्यादा किस पे डिपेंड करना पड़ता है बेटा? आयात पर निर्भर करना पड़ता है। क्योंकि पेट्रोलियम का उत्पादन जो है ना हमारी मांग की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि हमारे सबके घरों में जो है गाड़ियां हैं, बाइक हैं, और बहुत सारे कारखाने हैं जहां पे हमें पेट्रोलियम पदार्थ की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी फर्म्स हैं ऐसी हैं जहां पे पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तो हमारी डिमांड की तुलना में हमारा उत्पादन कम है, इसलिए बाकी कहां से मंगवाएंगे? बाहर से। कच्चे तेल का उत्पादन जो है 2021 में हमारे यहाँ पे 30.5 मिलियन टन था। 30.5 मिलियन टन जो है वो कच्चे तेल का उत्पादन भारत में। सॉरी। तीसरा आता है नेचुरल गैस, या जिसको कहते हैं हम बेटा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ये भी पेट्रोलियम पदार्थ और दूसरे कोयला वगैरह जो है उनकी तुलना में नया है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम पदार्थों में कच्चे माल के तौर पे किया जाता है। बहुत सारे जो है मशीनें जो है वो प्राकृतिक गैस की सहायता से चलाई जाती हैं। आपके जो फर्टिलाइजर्स उर्वरक वगैरह जो बनते हैं उनकी फैक्ट्रीज में काम में लिया जाता है। और आजकल तो आपने देखा होगा गाड़ियों वगैरह में भी काम में लिया जाता है, सीएनजी वगैरह की एलपीजी की गाड़ियां आई हैं तो उसमें भी प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और घरों में जो है कुकिंग गैस जो है उसमें भी इसका गैस का एलपीजी वगैरह जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक गैस के मुख्य जो भंडार हैं वो देश के अंदर मुंबई में है, गुजरात में है, त्रिपुरा में है, आंध्रा में है और कुछ राजस्थान में है। मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र और राजस्थान में। अब अगला बिंदु आता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जिसको हम कहते हैं। बिजली जो है सबसे उपयोगी और सुविधाजनक साधन है, मेहनत कम पड़ती है। और 3 प्रकार के स्रोत बिजली के भारत में पाए जाते हैं। एक प्रकार का स्रोत है ताप विद्युत स्टेशन। कौन सा? ताप विद्युत स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, जहां पे बिजली ताप विद्युत स्टेशन में किससे पैदा होती है बेटा? कोयले से। याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ताप विद्युत स्टेशन में बिजली किससे पैदा होती है, तो याद रखना कोयले से। और दूसरी है जल विद्युत स्टेशन। जल विद्युत स्टेशन,
यानी इसको कहते हैं कि हाइड्रो पावर स्टेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, जहां पे जल के द्वारा बांध बना के टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन चलाने के बाद वहां से बिजली उत्पन्न की जाती है। और तीसरे प्रकार के हैं एटॉमिक पावर स्टेशन, या जिसको कहते हैं आणविक शक्ति स्टेशन या आणविक विद्युत स्टेशन, जिसको कहते हैं एटॉमिक पावर स्टेशन। भारत के जो एटॉमिक पावर स्टेशन हैं उनकी बात करें तो वो कहां कहां हैं एटॉमिक पावर स्टेशन। एटॉमिक पावर स्टेशन जो है उनकी बात अगर करें, भारत में आणविक पावर स्टेशन की बात करें तो मुंबई के पास तारापुर, मुंबई के पास तारापुर में एटॉमिक पावर स्टेशन है। कोटा में, चेन्नई के नजदीक है कलपक्कम, और नरोरा यूपी में। ये तो हो गए आपके विद्युत की बात, यानी परंपरागत स्रोत लगभग आ गए हैं। अब आते हैं गैर परंपरागत स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। गैर परंपरागत स्रोत, एक सेकंड। गैर परंपरागत स्रोत, जैसा मैंने पहले बताया, गैर परंपरागत स्रोत वो हैं जिनके बारे में जानकारी हाल ही के वर्षों में हुई है, कुछ साल पहले हुई है, कुछ वर्ष पहले हुई है, और जिनका प्रयोग जो है हम बहुत कम करते हैं, और जिनके प्रयोग की जानकारी भी हमको ज्यादा नहीं है, और वो ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं है। जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है सोलर एनर्जी का या सोलर पावर का, यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। दूसरा नाम आता है पवन ऊर्जा का या वायु ऊर्जा का। तीसरा नाम आता है बायोमास का, बायोमास के बारे में बताऊंगा आपको। और चौथा नाम आता है लहरों से प्राप्त ऊर्जा। ये बहुत ज्यादा नॉन कन्वेंशनल है, बहुत कम लहरों से प्राप्त ऊर्जा। लहरें ऊपर उठती हैं तब उनको जो है एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके बारे में एक टेबल के माध्यम से जो है हम आपको बताएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं उसी पे वापस आ जाता हूं क्या। ये परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत देख रहे हैं ना। अब जो है देखिएगा, परंपरागत स्रोत में कौन कौन से हैं। कोयला, पेट्रोलियम, बिजली शामिल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोमास, ये शामिल है। वाणिज्यिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के रूप में इनका प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा है, परंपरागत का। और ये जो है अभी प्रायोगिक अवस्था में है, अभी अभी आए हैं, बहुत कम सीमा तक इनका जो है प्रयोग किया जाता है। और इनका कई दशकों से लेकर परंपरागत स्रोत, विशेषकर कोयला और पेट्रोलियम का प्रयोग जो है वातावरण की परवाह किए बिना, कोई मतलब नहीं हमारे पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम करते जा रहे हैं। और इनका प्रयोग किया जा रहा है वातावरण प्रदूषण को रोकने के दृष्टिकोण से, क्योंकि हम सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सॉरी, ये पवन ऊर्जा वगैरह का इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि इनसे पॉल्यूशन कम से कम हो। ठीक है बेटा। अब बात आती है बायो ऊर्जा की, जो बायोमास का जिक्र हम कर रहे थे ना। इस बायो ऊर्जा में दो प्रकार की आती है, एक तो बायोगैस और एक आता है बायोमास। इन दोनों के बारे में अब बताऊंगा। बायोगैस आपने, मैं सीधा सीधा कहूं, गोबर गैस बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है भारत में। ये ऊर्जा का ये स्रोत जो है बीच में एक बार तो काफी हद तक चला था, लेकिन इन दिनों तो बहुत कम देखने में। गोबर गैस जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में, गोबर की कमी नहीं है देश में,
और बहुत सारे लोगों के तो यहां वाला काम नहीं आएगा दिमाग में। ये जो गोबर है, पशुओं से प्राप्त गोबर को जो है एक इस तरह का सिस्टम तैयार कर लिया जाता था, अंडरग्राउंड टैंक वगैरह तैयार कर लिया जाता था, उसके अंदर घोल के जो है वो गोबर को डाल दिया जाता था, घोल के उसके अंदर गोबर को डाल दिया जाता था और इस टैंक को कवर किया जाता था, और इसमें फर्मेंटेशन किण्वन वगैरह की क्रिया होती थी, ये सड़ता गलता था और उसके अंदर गैस उत्पन्न होती थी, और इस गैस को जो है वो पाइप के जरिए घरों में लाइट करने के लिए या फिर गैस चूल्हा जो है खाना पकाने के लिए इस तरह के काम में लिया जाता था, और ये जो नीचे गोबर बचा हुआ है ये ऊपर आ जाता था और इसको जो है हम खाद के रूप में काम में लेते थे, खेतों में डालने के लिए खाद के रूप में काम में लिया जाता था। तो ये था आपकी बायो एनर्जी, बायो एनर्जी का एक पार्ट ऑफ बायो एनर्जी यानी बायोगैस, गोबर गैस जो है वो सामान्यतः। दूसरा है बायोमास। बायोमास का मतलब ये है कि जैविक पदार्थों से विद्युत उत्पादन करना। जैविक पदार्थों का मतलब पेड़ पौधों की टहनियां, शाखाएं वगैरह जो है, इनको एक प्लांट के अंतर्गत डाला जाता है और इनसे विद्युत उत्पन्न की जाती है। हालांकि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है ये बायोमास वाला यानी इसके अंदर पौधे और वृक्षों के माध्यम से जो है ऊर्जा पैदा की जाती है। भारत में दोस्तों 2016 के आंकड़े हमारे पास हैं बायोमास के। 2016 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत में जो है 5,940 मेगावाट ऊर्जा जो है वो बायोमास के द्वारा प्राप्त हो जाती है। 5,940 मेगावाट विद्युत जो है वो बायोमास आधारित प्लांट्स हैं, जिनमें से 4,946 जो हैं, इसके अंदर से 4,946 जो हैं वो इतने प्लांट जो हैं वो ग्रिड युक्त हैं, और बाकी जो बचे हुए 994 वो विदाउट ग्रिड या जिनको कहते हैं ऑफ ग्रिड। ग्रिड का मतलब जानते हो ना, पावर ग्रिड जो होती है जहां से विद्युत का उत्पादन जो है कई जगह अलग अलग जगह भेजा जाता है। और ये विदाउट ग्रिड का मतलब जहां उत्पादन हो रहा है वहीं पे उसका यूज कर लो, वहीं पे जहां उत्पादन हुआ वहीं पे उपयोग कर लो, किसी ग्रिड की जरूरत नहीं है। ग्रिड का मतलब एक ग्रिड बना दिया, आपने देखा होगा ना कई पावर स्टेशन होते हैं और वहां से अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े ये टावर जैसे खंभे होते हैं ना बड़े बड़े, इनके माध्यम से जो है वो बिजली भेजी जाती है। तो ये आपके बायोमास की बात हो गई। अब कुछ बातें और देखें। अगला जो बिंदु आता है वो हमारा आता है ऊर्जा के प्राथमिक और अंतिम स्रोत, प्राइमरी एंड फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो प्रकृति से निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं, जो स्टार्टिंग में प्राप्त होते हैं और वहीं पे प्रयोग कर लिए जाते हैं। उनको प्रयोग करने से पहले किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका कोयला है, गैस, प्राकृतिक गैस वगैरह जो है, वो जो चीजें हैं वो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं प्राथमिक। और जो चीजें अंतिम स्रोत हैं उनको जो है कन्वर्ट करने के बाद में लास्ट में प्राप्त किया जाता है, जिनको अंतिम में प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्युत की बात करें, क्योंकि विद्युत कैसे प्राप्त होगी, कोयले से बनेगी लास्ट में, तब जाके इसको ऊर्जा के स्रोत को प्रयोग करेंगे। अब ऊर्जा के स्रोतों को मापने की इकाई जो है अलग अलग, कि कितना पावरफुल है ऊर्जा के स्रोत में, कितनी एनर्जी है, तो उसको जो मापने की इकाई है ना उसको एक प्रतिमान में मापते हैं। ये याद रखना, इसको कहते हैं हम MTOE। कि कितनी ऊर्जा कोयले से प्राप्त हुई, कितनी ऊर्जा विद्युत से प्राप्त हुई, कितनी ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त हुई, तो इसको कहते हैं MTOE, मिलियन टन। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, मिलियन टन ऑफ, अरे, ऑयल इक्विवेलेंट।
ऑयल इक्विवेलेंट। अरे क्या हो गया रे, मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ये जो है मापने की इकाई है, यानी किसी भी एनर्जी सोर्स को इसमें मापते हैं MTOE में, मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, है ना। बाकी कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है। एलपीजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है दूसरा, ऊर्जा के बाद दूसरा जो स्रोत है वो है हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है वो केवल शारीरिक नहीं है, पूरी तरह से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। यानी इसका मतलब केवल बीमार होना नहीं है, यानी ये नहीं है कि बीमार नहीं हुआ इसका मतलब स्वास्थ्य हो गया। इसके अभिप्राय ये है कि व्यक्ति की शारीरिक अवस्था भी, एक व्यक्ति काफी कमजोर है, वो बीमार नहीं है तो भी हम ये कहेंगे कि वो स्वस्थ नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार नहीं है लेकिन स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो ये कह सकते हैं कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य का महत्व जो है वो बहुत सारा महत्व है। कोई भी अच्छा अगर स्वास्थ्य नहीं होगा ना, तो मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा, अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, कारखाने में काम करने वाला मजदूर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, खेत में काम करने वाला किसान जो है वो खेती नहीं कर पाएगा। और अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो उत्पादन गिरेगा, उत्पादन गिरेगा, उत्पादकता गिरेगी, मानसिक योग्यताओं में जो है वो कमी आएगी। तो ये चीजें जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए चीजें हैं। स्वतंत्रता के बाद में स्वास्थ्य सेवाओं में जब देश में विकास हुआ तो क्या क्या फायदे हुए, कहां तक हम पहुंचे। 67 वर्षों में, कितने साल हो गए, 1947 से लेके लगभग 74-75 सालों में जो है हमने काफी कुछ अच्छा कर लिया स्वास्थ्य के मामले में। जैसे हम सबसे पहली बात करें, स्वास्थ्य के मामले की बात करें, तो हमने जो डेथ रेट थी, भारत की मृत्यु दर है, उस मृत्यु दर में जो है ना हमने काफी कमी की है। 1951 में, ये आंकड़े जरूर याद रखना बेटा, 1951 में भारत में जो मृत्यु दर थी वो थी 27.4%। नहीं, हमेशा ये जो दरें होती हैं, मृत्यु दर, जन्म दर, ये हजार में होती है, प्रति हजार, यानी प्रति 1,000 जो जनसंख्या है उसमें 27.4 व्यक्ति एक साल में मृत्यु हो जाती थी। 1951 का आंकड़ा है, अलग अलग कारणों से। और 2019 में जो है इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो ये 27.4 से घट के 6 प्रति हजार हो गई। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना सुधार हमने किया है। यानी उस समय पे 27-28 लोग मर जाते थे, अब केवल मृत्यु होती है विभिन्न कारणों से 6 व्यक्तियों की। दूसरी, ये तो है डेथ रेट की, यानी मृत्यु दर, मृत्यु दर। दूसरी है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं, इन्फेंट। और शिशु मृत्यु दर के अंदर छोटे बच्चों को लेते हैं। छोटे बच्चे का जो डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन को आप ये मान के चलिए कि हम यहां पे जो लेंगे वो जन्म के समय, जन्म से थोड़ा बहुत बाद में, और 1 वर्ष तक के बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है उसको कहते हैं हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। एक मिनट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो शिशु मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 1951 में 146, 1951 में 146 प्रति हजार था, यानी 1000 में से 146 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। और जो आंकड़ा अभी का हमारा है 2019 का, वो जो है 146 से गिर के 30 प्रति हजार हो गया है, 30 प्रति हजार हो गया है, यानी इसमें भी काफी कमी आई है। मृत्यु दर 27.4 से गिर के 6 हो गई है, और शिशु मृत्यु दर जो है वो 146 से गिर के 30 हो गई है। ये हमने जो है वो काफी हद तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। और भी हैं,
उसके बारे में। अब बात करते हैं हम औसत जीवन अवधि में वृद्धि। औसत जीवन अवधि यानी औसतन कोई भी व्यक्ति कितने साल जीता है, औसत जीवन अवधि या जीवन प्रत्याशा कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा। याद रखिए हमने बहुत सुधार किया है। 1951 में जो है ना, वो लगभग औसत आयु जो है व्यक्ति की 32 साल हुआ करती थी, और 2018-19 के हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो हमारे यहाँ पे औसत आयु है वो लगभग 70 साल है। यानी अब व्यक्ति लगभग कितने साल जीता है, 69.4, लगभग 70 हुआ कि नहीं, 69.4। अगर आपके चार ऑप्शन में 70 आता है और 69.4 नहीं आता है तो आप 70 करें। मान लीजिए कोई एक ऑप्शन आ गया 70, एक ऑप्शन आ गया 72, एक ऑप्शन आ गया 85, एक ऑप्शन आ गया 90, तो आप किसको क्लिक करेंगे, 90 को क्लिक करेंगे। ये लगभग 70 है, ये औसत आयु है। और अगला काम हमने क्या किया, जानलेवा बीमारियां जो थी हमारी देश में, जानलेवा बीमारियां थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी, कि टीबी को बड़ा भयंकर रोग माना जाता था कि टीबी जो है उससे लोग मर जाते हैं, तो उस पे हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। हैजे का नाम आपने सुना होगा, उसको हमने कंट्रोल कर लिया। चेचक जो है उसको हमने कंट्रोल कर लिया। मलेरिया जैसी बीमारियां जो है काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। बाकी इन बीमारियों से जो है हमने बहुत ज्यादा मृत्यु होती थी। अब भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनका विस्तार कैसे हुआ, कितना स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं किस प्रकार से देश की सरकारें जो हैं वो उपलब्ध करवाती हैं, इनको एक सारणी की सहायता से हम देखेंगे। ये स्वास्थ्य सेवाओं के संबंधी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं जो है 1951 और 19-20 के आंकड़े हमारे पास हैं। मेडिकल कॉलेज जो हैं, हालांकि अब इसमें कुछ चेंज आया होगा, मेडिकल कॉलेज जो है 1951 में केवल 28 मेडिकल कॉलेज थे, और 19-20 के आंकड़ों के अनुसार 560 है। गूगल करें आप, 19-20 के आंकड़े जो है मैं आपको अलग से पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा और उसमें बता दूंगा 19-20 के बाद के आंकड़े। लेकिन यहाँ पे आप 19-20 के आंकड़े देखें, 560 मेडिकल कॉलेज जो है इन दिनों और खुले हैं। छोटे अस्पताल और डिस्पेंसरियां जो हैं वो सारे के सारे 9,209 थे 1951 में, अब 69,265 हो गए। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जैसे आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको पीएचसी कहते हैं ना, वो है। थोड़ी सी बड़ी जगह जहां सीएचसी कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और छोटे गांवों में उपकेंद्र वगैरह सब सेंटर जिनको कहते हैं, वो 725 थे 51 में, अब 1,89,784 है। अस्पताल में सैयाओं की संख्या आपने सुना होगा ना, सैयाओं का मतलब कि वो हॉस्पिटल इतने बेड का है, कहने का मतलब उसमें एडमिट करने के लिए बेडों की संख्या कितनी है। तो प्रति हजार जनसंख्या में अस्पताल में जो बेड उपलब्ध थे वो प्रति हजार जनसंख्या में 3.2 थे, और अब जो है वो 4.7 हैं। और 2000 के बाद में ये जो बेड की संख्या है इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को शामिल नहीं किया जाता है, बाकी हॉस्पिटल को शामिल किया जाता है। और डॉक्टर्स जो थे वो 61,840 थे, और बाद में इतने हो गए 19,47,309। इसी प्रकार नर्सों की संख्या ये थी, ये हो गई, और प्रति 10,000 जनसंख्या के लिए डॉक्टर्स की संख्या 1.7 थी, जो बढ़ के हो गया 7.8। स्वास्थ्य सेवाओं में केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही नहीं, निजी क्षेत्र भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और हम तो देश में स्थिति देखेंगे तो लगभग भारत में जो है वो 93% से अधिक अस्पतालों का संचालन जो है वो 90% से ऊपर अस्पताल जो है वो निजी क्षेत्र के द्वारा जो है वो किए जाते हैं, निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जाते हैं। कहने का मतलब प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो उनकी संख्या ज्यादा है। और हमारे पास जो कुल अस्पताल हैं उनमें से लगभग जो है वो 40% बेडों की संख्या जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास है, याद रखना। अब आता है एक चिकित्सा की भारतीय प्रणालियां। चिकित्सा की भारतीय प्रणालियां, 6 प्रणालियां भारत में जो है इस्तेमाल की जाती हैं। चिकित्सा की भारतीय प्रणाली,
6 प्रणालियां भारत में इस्तेमाल की जाती हैं, जो सबसे पहली है आयुर्वेद। याद रखना बेटा, आयुर्वेद। नंबर 2 पे आती है योग और नेति, या केवल योग लिखेंगे तो भी चलेगा। नंबर 3 पे आती है आपकी यूनानी पद्धति। कौन सी पद्धति? यूनानी पद्धति। 4 नंबर पे आती है कि सिद्ध पद्धति, सिद्ध चिकित्सा या सिद्ध पद्धति जो है वो आती है। 5 नंबर पे आती है आपकी प्राकृतिक चिकित्सा। कौन से आती है? प्राकृतिक चिकित्सा। और 6 नंबर पे आती है आपकी होम्योपैथी। ये 6 प्रणालियां जो हैं वो भारत में इस्तेमाल की जाती है, और इनको संक्षेप में जो है वो आयुष के नाम से जाना जाता है, जिसमें आयुष में एक आध को छोड़ देते हैं ये लोग, इसको शामिल नहीं कर रहे हैं आयुष में। ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध पद्धति, सिद्ध पद्धति में ही इसको इन्होंने शामिल कर लिया, और एच फॉर होम्योपैथी। ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड प्राकृतिक, दोनों इसमें एक में आ गए, और होम्योपैथी। आयुष अगर आपसे पूछा जाए आयुष क्या है, तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली जो है उनका कंबाइंड नाम है ये। ठीक है बेटा। इनके बारे में देखने के बाद में कुछ जो है हमारे भारत में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित कुछ जो है फैक्ट्स ऐसे हैं जो स्ट्रेंज फैक्ट्स कह सकते हैं, जिनको विचित्र तथ्य कह सकते हैं, जिनको बड़ी अजीब सी स्थिति जो है हमारे देश में जो है वो होती है, कि देश की जनसंख्या जो है वो ज्यादातर जनसंख्या तो कहाँ रहती है? गांव में रहती है। लेकिन सबसे कम हॉस्पिटल कहाँ है? गांव में। कम जनसंख्या कहाँ रहती है? शहरों में। ज्यादा हॉस्पिटल कहाँ है? शहरों में। बीमारियों के बारे में जागरूकता, बीमारियों के बारे में जागरूकता जो है वो देश में बहुत कम है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में तो बात करना भी जो है वो पाप माना जाता है। ऐसा खुसर फुसर करके बात भले ही कर लें, हालांकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताएंगे नहीं। स्पेशली जो है महिलाओं से को होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में तो जिक्र होता भी नहीं है। धीरे से बताएंगे, देखेंगे अंदर डॉक्टर कौन है, कि लेडीज डॉक्टर है तो बता देंगे, जेंट्स डॉक्टर है तो नहीं बताएंगे। और आदमी को कैसे बताएं हमारी बीमारी? बीमारी बेटा बीमारी होती है उस, और उस जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो डॉक्टर है, वो मेल एंड फीमेल नहीं है। तो ये भारत की बहुत बुरी स्थिति है। स्पेशली इनमें जो है एक नाम आता है एसटीडी। एसटीडी जिनको हम कहते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यौन संक्रामक रोग जिनको हम कहते हैं, यौन संक्रामक रोग। यौन संक्रामक रोग पुरुष में है, महिला में फैल सकता है, महिला में है, पुरुष में फैल सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। दूसरा एक नाम बहुत कॉमन नाम है, आपने सुना होगा एचआईवी का। इसको कहते हैं ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, या वायरस। सिंड्रोम रोग का नाम हो गया, और वायरस जो है उसको फैलाने वाला जो वायरस है, यानी एड्स की बात करें हम, इस एचआईवी वायरस से कौन सा रोग फैलता है बेटा? एड्स फैलता है, जिसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सारे सारे ये भी एसटीडी है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, किसी भी एचआईवी पॉजिटिव है और वो एक स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आएगा, सेक्सुअली संपर्क में आएगा, या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो उस दूसरे व्यक्ति को जो है इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और केवल यही नहीं, और बहुत सारी बीमारियां हैं। और ये बीमारियां फैलने का कारण ये है कि अवेयरनेस का अभाव, जागरूकता का अभाव, बातचीत का अभाव। सामान्यतः बातचीत नहीं कर सकते हम,
और इवन यहाँ तक मैं ये कहूँ कि जो है एक लड़की को किसी प्रकार की बीमारी है तो वो झिझक होगी उसको मम्मी को बताने में भी, कि मम्मी को भी कैसे बताएं यार ये ऐसी बीमारी हो गई, ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, ये फील ऐसा हो रहा है, तो बता नहीं सकते। तो इस जागरूकता की, इस अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ज्यादा जागरूकता होगी तो जो है बीमारियों को कम होगा। जैसे कुछ मूवीज हैं, अक्षय कुमार की मूवी आई थी पैडमैन वगैरह, जो है उसको आज भी कई लोग बात करते हैं, और ये मूवी जो है ना ये परिवार में देखने लायक थोड़े ना। मैं तो ये कहूं कि इन चीजों को जो है ना ज्यादा से ज्यादा बात करना जरूरी है। बात करने से अवेयरनेस आएगी, और अवेयरनेस से जो है काफी हद तक इन बीमारियों से हम निजात पाएंगे। ये देश की स्थिति है कि यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 0.36 अस्पताल हैं, और शहरी क्षेत्रों में 3.6 है। शहरी क्षेत्रों में स्थिति तो भी ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बुरी स्थिति है। देश के लगभग 20% अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं। नाम सुना होगा ना, एक दिन मैंने पहले जिक्र किया था बेटा, ब्रेन ड्रेन, यानी लगभग 1/5 भाग डॉक्टर। कहने का मतलब 20% डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स कहां चले जाते हैं? शुम, यूएसए और कनाडा और दूसरे देशों में। क्यों? वहां पे पैसा मिलता है ज्यादा, सुविधाएं मिलती हैं ज्यादा। देश में बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ से निकलने वाले डॉक्टर्स जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम आना पसंद करते हैं। कहाँ जाएंगे? जयपुर में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, चेन्नई में जाएंगे, बेंगलोर में जाएंगे, कोलकाता में जाएंगे, लेकिन किठाना में कोई नहीं रहेगा। किठाना वाले भाई साहब जो है वो कहीं चले जाएंगे, अरे मैं तो बड़े शहर में जाके वहां पे कमाऊंगा, यहाँ पे तो पेशेंट आते ही नहीं है, यहाँ पे तो कमाई होती ही नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहना कम पसंद करते हैं, शहरी क्षेत्र में रहना ज्यादा, क्योंकि मौद्रिक कमाई जो है वो देश से बाहर ज्यादा है। और महिला स्वास्थ्य की स्थिति जो है बहुत बुरी है। देश में स्त्री भ्रूण हत्या की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है ना। सोनोग्राफी करवाएंगे, महिला प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट होने के 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, डॉक्टर के पास जाएंगे चोरी छुपे, बड़े हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में है ना, उसको पूछेंगे देख के बताना कि लड़की है कि लड़का है, लड़की है या लड़का है। वो डॉक्टर भाई साहब जो है, हालांकि सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, वो डॉक्टर भाई साहब बताएंगे पैसे लगेंगे भैया, बहुत सारे पैसे लगेंगे, और बहुत सारे पैसे लगेंगे, फिर देख के बताएगा क्या है, कि लड़की है, ठीक है लड़की है, तो एक काम करिएगा, अबॉर्ट करवा दीजिएगा। क्या करवा दीजिएगा? अबॉर्शन करवा दीजिएगा, हमको लड़की नहीं चाहिए। और उसके बाद में जो है ना किस बेरहमी के साथ, यूं सोचिएगा, वो जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, लड़की है, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर करके और उसको जो है बाहर निकाला जाता है। अगर वो 3-4 महीने से ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको अबॉर्ट करने के लिए। क्या स्थितियां हैं, ज्यादा इसमें मैं आपको इमोशनल करना नहीं चाहता हूँ, ये क्या स्थिति, लेकिन बहुत बुरी स्थिति है ये कन्या भ्रूण हत्या। क्योंकि लड़की जो है हमारे लिए बोझ है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे, है ना। मेरे भी 2 बेटियां हैं, पता है आपको, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। और लड़का है, हाँ ये नाम रोशन करेगा, और कैसे नाम रोशन करेगा वो तो आप लोग जानते हैं ना। 15 से 50 आयु समूह की जो बहुत सारी महिलाएं जो है, महिलाएं लड़कियां जिनमें 15 से 50, उनमें बहुत सारी बीमारियों में एक तो बीमारी बहुत कॉमन बीमारी है जिसको कहते हैं रक्ताभाव। हिंदी में रक्ताभाव, और इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया। सुना होगा ना आपने एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया है। रक्त क्षीणता जिसको हम कहते हैं। छोटी छोटी लड़कियां हैं, 15 साल की लड़की है, 14 साल की लड़की है, कभी जांच करवा लिया, क्या बता, अरे एनीमिक है, तो इसमें खून की कमी है। क्योंकि हमारे जो डाइट है वो डाइट बड़ी अजीब तरह की है, हम पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, पोषण नहीं लेते हैं। और फिर आपने देखा होगा ना, जितनी भी महिलाएं गर्भवती होती हैं उन महिलाओं को डॉक्टर जो है ना वो आयरन और फोलिक एसिड की गोली देता ही देता है। क्यों? क्योंकि पहले उसने अपने हेल्थ का ध्यान रखा ही नहीं। और जब हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, एनीमिया होगी और बहुत ज्यादा कमी होगी, तो आपको जानकर दुख होगा कि इसमें मातृत्व मृत्यु जो है वो बहुत ज्यादा होती है। मेटरनल डेथ, यानी गर्भावस्था के दौरान महिला की मृत्यु होना या बच्चे के जन्म के समय मृत्यु होना, ये कॉमन है देश में। हालांकि इन दिनों में काफी हद तक सुधार आया है बेटा। आज के लिए इतना ही है, और एक पीरियड इसका और बनेगा, तो वो मैं आपको जब भी होगा बता दूंगा। मिलते हैं बाद में, बाय।